सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। जो कि मुझे पता नहीं था कि इस पे ये चल रहा है। मैंने आज इसमें एनटीपीसी की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, इसमें जब मैंने अंदर जाके चेक किया तब मेरे को पता चला कि इन्होंने ऐसा भी कुछ शुरू कर रखा है जो कि बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, जो एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं है ना, 7 अगस्त से जो सितंबर तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो जो शुरुआत हो चुकी है 7 अगस्त से, है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि उसका प्रैक्टिस सेट बना के डाल रखा है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, उस पे बेस्ड होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लगाना, है ना। और इन्होंने क्या किया हुआ है, डेली जब जब एग्ज़ाम होता है, जैसे आप देखें यहाँ पे 7 अगस्त को 7 तो ऑफ अगस्त का क्या किया हुआ इसने इन्होंने क्या किया हुआ, मॉर्निंग का प्रैक्टिस सेट, फिर इवनिंग का प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है ना। और इसी तरह से फिर 8 अगस्त का भी आप देख सकते हो। और अभी अभी ये 11 का, आज 11 तारीख है ना। हाँ, तो ये 11 तारीख को भी अवेलेबल होगा, पता नहीं कब से अवेलेबल होगा। ठीक है, शायद अब जब भी होगा चेक कर लेंगे, जब भी होगा, है ना। तो ये जब जब एग्ज़ाम हो रहा है, जिस जिस डेट को एग्ज़ाम हो रहा है, उस डेट को ये क्या करें, एक प्रैक्टिस सेट बना के डाल रहे हैं, जो शायद, है ना, शायद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बेस्ड पर, है ना, उसके बेस पर। तो देखते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लगाना। तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है, वरना तो मैं आपको पहले से पहले ही 7 अगस्त को ही इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं हम, अगर ऐसा कुछ मुझे पता होता तो। बट कोई नहीं, अब पता चल गया। अब या तो एक एक दिन में दो दो कर लेंगे, या फिर जैसे भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से सारे मॉक टेस्ट करेंगे, है ना, जब तक एग्जाम चल रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको करना मस्ट है, मस्ट, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। इनको ज़रूर लगाना, है ना, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। और आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो, जैसे 7 अगस्त का है, मतलब 7 अगस्त का है, फिर 8 अगस्त, और उसके बाद 11 अगस्त। ये क्यों है, अब आपको ये एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ये एग्ज़ाम डेट आ गई थी, आपको पता है ना, जो एग्ज़ाम डेट सबको पता था कि 7 अगस्त से और आपका 9 सितंबर तक चलने वाला है, बट ये नहीं पता था कि किस किस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो ये 8 तारीख को आपका प्रॉपर रिलीज़ कर दिया था रेलवे ने कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो देखो, 7 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था, फिर 8 को हुआ था, फिर 9 और 10 का छुट्टी। ठीक है, 11 को, फिर 12, 13, 14, फिर 15, 16 और 17 की छुट्टी, फिर 18, 19, 20, ऐसे करके एग्ज़ाम की जो भी डेट्स है ना, ये सारी डेट्स आपको दे दी गई हैं। कुल मिला के 19 दिन तक जो है वो एग्ज़ाम आपका चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता डेट्स के बारे में तो ये चीज़ आप देख लेना। और शायद ही मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया है या नहीं डलवाया, बट मैं डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टाइम की इशू की वजह से थोड़ा सा अपडेट नहीं कर पाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए माफ़ कर दिया करिए। तो ये डेट्स का सीन है। तो आपको पता है, देखो, 7 तारीख को एग्जाम हुआ था, 8 को एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिया। अब उसके बाद 11 को एग्जाम, यानी कि आज एग्जाम था, तो उसका प्रैक्टिस सेट जैसे ही बनेगा वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 11 अगस्त का। ठीक है जी, तो इस हिसाब से देख लेंगे जब भी अपलोड होगा। अब यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। जहाँ टेक्स्ट बुक आप सभी के पास होगा, है ना, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक पे तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाते होगे। टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको एनरोल करना है, जिसमें शायद आपने पहले से किया हुआ भी होगा, आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज 2024-25 वाली जो सीरीज़ है सीबीटी 1 और 2 की। इसमें आपको आना है। इसमें आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये जस्ट शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा, ये वाला ये इंटरफेस शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा। इसमें क्या है, ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट 6 अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो सारे आपको लगाने हैं ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, ये आपको शुरुआत में ही दिख जाएंगे। तो आज इसी क्रम में हम लगाने वाले हैं 7 अगस्त 2025 वाला, है ना, मॉर्निंग प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये शायद आज शाम को अपलोड होगा, तो फिर कल सुबह और कल शाम को दो कर लेंगे, और फिर उसके हिसाब से देख लेंगे जैसे भी टाइम मिलेगा, है ना। बाकी यहाँ ये तय है कि मैं सारे आपको सॉरी, ये सारे सॉल्यूशन आपको ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो भाई शुरुआत करते हैं 7 अगस्त वाला हम प्रैक्टिस सेट की। बाकी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। स्टार्ट नाउ।
चलिए भाई, शुरू हो गया। और ये नए इंटरफेस पर बेस्ड है, ठीक है। नया इंटरफेस मतलब इसमें जो डिवाइड किया हुआ है सेक्शंस को, ठीक है। एग्जाम ऐसे ही आ रहा है, मैथ्स अलग, जीके जीएस अलग, और रीजनिंग अलग, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो इसी सीक्वेंस में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैथ्स रीजनिंग को देख लेंगे, जीके जीएस को बाद में देख लेंगे। रिले में क्योंकि अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास, तो आप क्या करिए, पहले मैथ्स और रीजनिंग को खत्म कर लो, उसके बाद जीके जीएस के लिए 15 मिनट मैक्सिमम बचा के रखो, जिसके लिए 40 क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत होता है 15 मिनट, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी अभी तक चल रही है, या तो उस पर ही कायम रहना है ना। एग्जाम में जाके एग्जाम वाले दिन कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करनी है ना। जो पहले से चीज़ें चल रही हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी पहले से है, उसको ही फॉलो करते हुए चलना है ना। 90 मिनट का टाइम है, काफ़ी है। इसको आप इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लेना, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका हिंदी में, ठीक है। क्या बोला इसने कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान सा सवाल। देखो, शंकु आपको पता है क्या होता है, ये शंकु है, ठीक है। मेरे शंकु पे शंका मत करना भाई, जैसा भी है ठीक है। ऐसे ही शंकु होता है, ये इसकी एल होती है, ये इसकी एच होती है, और ये इसकी रेडियस होती है। क्या बोला इसने कि व्यास 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी। व्यास 60 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी है 16। अब आपसे पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका पाई आर एल, है ना। एल क्या होती है, स्लेंट हाइट, इसको एल कहते हैं, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे आप, ये निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पता है बेस कितना है, 30 है, और ये हाइपोटे परपेंडिकुलर लंब कितना है, 16 है। तो आपको पता होना चाहिए एल कैसे निकालेंगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर यानी 256 प्लस 30 का स्क्वायर यानी कि 900, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 1156 रूट के अंदर। तो 1156 किसका स्क्वायर होता है, सिंपली कर लो ऐसे। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करो सबसे पहले, है ना। बेफिजूल के नंबर से नहीं काटना है, केवल उनसे काटना है जो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में है। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 से कट सकता है, हाँ। तो 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 33 34 3 4 नियम 36। तो आपको दिख गया ये स्क्वायर है किसका, ये 17 का स्क्वायर है, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो ओवरऑल ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 34 का। तो ये एल आपकी कितनी आ गई, 34 आ गई, ठीक है। अब एल आपकी 34 आ गई, तो अब आपको करना क्या है, पाई आर एल निकालना, और पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई की जगह पाई ही रहने देना है, ठीक है। तो पाई इंटू आर कितनी है आपकी 30, ये 30 है, और इंटू एल कितनी आ गई 34। तो 3 0, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10 पाई। तो 1020 पाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ अब मेरा जो कर्सर है ना वो ऊपर जा रहा है यहाँ पे, जैसे सीजीएल में होता है ना। अब ऊपर आ गया इंटरफेस 7x का, तो कर्सर बार बार ऊपर जा रहा है कि भाई 7x के लिए, बट इसमें तो नीचे है। चलिए पढ़ लो क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः इतनी और इतनी है, धारा की चाल कितनी है बताना है। नाव की चाल धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दे रखी है, धारा की चाल बतानी है। क्या इससे आसान सवाल हो सकता है बोट एंड स्ट्रीम में, बिल्कुल नहीं हो सकता। अनुकूल का क्या मतलब होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या होता है, नाव की चाल, और वाई क्या होता है, धारा की चाल, है ना। तो एक्स प्लस वाई आपको कितना दे रखा है, अनुकूल दे रखा है आपको 14, और प्रतिकूल दे रखा है आपको 8, यानी एक्स माइनस वाई आपको दे रखा है 8। पूछा क्या है, धारा की चाल, यानी कि वाई पूछा है, तो वाई को मत काटो, एक्स को खत्म कर दो। तो एक्स यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का, तो माइनस का कर दो नीचे, साइन चेंज कर दो। इसका साइन चेंज किया तो सबका चेंज करो, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस खत्म, प्लस प्लस 2y, और 14 में से 8 गया, 6 बचे, तो y बराबर कितना आ गया, 2 तिया 6। यही पूछा, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। बार बार कर्सर ऊपर ही जा रहा है। हाँ भाई, इंग्लिश में पढ़ लो इसको अच्छे से, उसके बाद हिंदी में देख लो। क्या बोला इन्होंने, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, यदि इतने प्रतिशत की छूट दी जाती तो उसे कितने बेचा जाना चाहिए। देखो, 15% की छूट दी, तो मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस जो है वो 100% था कुछ, ठीक है। 100% होता है, तो उसने 15% की छूट दे दी, यानी कि 85% पे बेचा। तो ये जो 1190 था, ये मार्क प्राइस का 85% था। तो मैं 85% से इसको डिवाइड करूंगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब इंटू 100 कर दूंगा तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो मार्क प्राइस मेरे पास आ गया 100%, ठीक है। अब उसने बोला कि 12.5, 12.5% की छूट दीजिए। 12.5% आपको पता है कितना होता है, 1/8। तो 8 पे 1 की छूट दीजिए,
तो कितने बेचना है इसको, 8 पे 1 की छूट दे देंगे तो 7/8 बचेगा। तो इसको इसके 7/8 पे बेचना है, बस खत्म। 17×5 = 85, 17×7 = 119, 5×2 = 10, 0, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 2×3 = 6, 2×5 = 10। बेफिजूल की कैलकुलेशन ज़्यादा कर दी ना। हम्म हाँ, 7×5 = 35, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन में आप दूसरा तरीका भी कर सकते थे, जैसे इसको ही काट दो। क्या किया मैंने, 17×5 = 85, 17×7 = 19, 7, 5×1 = 5, 5×4 = 20, ठीक है, 2×4 = 8, 2×7 = 14, ठीक है। अब इसको काट दिया 25, 7×7 = 49 और 25, तो 25×9 = 200, 25, 25×4 = 100 और 122, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। बाकी 35 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार कर्सर ऊपर ही जा रहा है। X/Y इतना है, ये अनुपात ज्ञात कीजिए। X/Y दे रखा है और ये निकालना है आपको, तो x की जगह x की वैल्यू रख दो, y की जगह y की वैल्यू रख दो। क्या है, सवाल कुछ है ये। x कितना है 3 और y कितना है 5, तो 10×3 = 30, प्लस y कितना है 5, तो 5×3 = 15, अपॉन में 5×3 = 15, प्लस 2×y यानी कि 10, बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे में 25, तो 5×9 = 45, 5×5 = 25, तो 9:5, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 4400 रुपये की राशि कितने समय में इतने रुपए हो जाएगी। 8% रेट है आपका और अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 6-6 महीने के 2 स्लॉट हो जाएंगे और रेट कितना हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है। 4400 रुपये की राशि कितने साल में इतनी हो जाएगी, कितने समय में इतनी हो जाएगी। तो कितना ब्याज इस पर लग रहा है, 4445, 176 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो अप्रोक्स देख लेता हूँ कितने परसेंट है। 4400 रुपये पे 176 रुपये का ब्याज मिल रहा है ना। 4400 से इतनी हो जा रही है, 176 रुपये का ब्याज मिल रहा है, इंटू 100 करूंगा तो देख लेता हूँ कितने परसेंट है। इससे ये खत्म, 11×4 = 44, 11 कम 11×6 = 66, 4×4 = 16, ये 4% है। और आपको पता है 6 महीने में 4% ब्याज मिलेगा, फिर अगले 6 महीने में उस पर भी 4% ब्याज मिल जाएगा। तो ये 4% के बराबर है, यानी इससे यहाँ तक जाने में केवल 4% बढ़ा है। तो 4% ब्याज कितने साल में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा। सिंपल, इजीएस्ट क्वेश्चन। के का वह मान कौन सा है जिसके लिए द्विघात समीकरण बराबर 0 के मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, b² बराबर 4ac होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं b² - 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। मूल बराबर होते हैं तो उस स्थिति में ये होता है। अब a और b और c क्या होते हैं, a जो होता है वो x² का मल्टीपल होता है, प्लस b जो होता है वो x का मल्टीपल होता है, प्लस c जो होता है वो किसी का मल्टीपल नहीं, जो इंडिपेंडेंट होगा ठीक है, वो होगा c बराबर 0। ये इक्वेशन होती है। तो अब इक्वेशन ये है आपके पास, करना क्या है आपको, एक्स और वाई के मल्टीपल्स लिख लो, बट यहाँ तो ब्रैकेट में दे रखा है तो पहले इस इक्वेशन को खोल के लिख लो। तो k(x² - 2kx + 6 बराबर 0 है। तो b क्या है यहाँ पे, ये है 2k, a क्या है, k है। तो b² यानी कि माइनस का 2k, सॉरी माइनस के 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k² बराबर 4 × a कितना है आपका k, इंटू सी कितना है आपका 6, ठीक है। तो ये हो गया 4k² बराबर 6×4 = 24 के, ठीक है। ये के से ये के खत्म, एक के खत्म हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो इसमें, तो के बराबर आ जाएगा, ये 4 जो है इसके नीचे चला जाएगा, 4×6 = 24, तो के की ही वैल्यू पूछी है ना, तो 4×6 = 24, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक पथ है जिसकी बाह्य परिधि आंतरिक परिधि से 44 मीटर अधिक है। पथ की चौड़ाई कितनी है बतानी है। वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक पथ है, भाई एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। बाह्य परिधि आंतरिक परिधि से 44 मीटर अधिक है, तो पथ की चौड़ाई बतानी है। देखो इसमें क्या करना है कि ये जो हम्म, एक इन्होंने ये ऐसे करके पथ बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक आंतरिक है और एक बाह्य त्रिज्या है, ठीक है। पथ की चौड़ाई बतानी है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली माइनस करके निकाल सकते हो आप, है ना। और आपको दिया क्या है कि बड़े वाले की जो परिधि है
वो आंतरिक परिधि से 44 मीटर अधिक है। यानी कि बड़ी वाली परिधि और छोटी वाली परिधि का जो डिफरेंस है वो कितना, 44 मीटर का है। तो आर माइनस हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। इसने ये दिया है कि जो बड़ा वाला पाई आर इसको क्षेत्रफल है क्या, परिधि है, परिधि सॉरी। तो जो बार वाले इसकी मैं मान लेता हूँ, बड़े वाली इसकी आर मान लेता हूँ और छोटे वाले की छोटा आर मान लेता हूँ, त्रिज्या, ठीक है। तो जो बड़े वाला जो वृत्त है इसका जो, अरे यार 2 पाई आर है ना, इसकी जो परिधि है माइनस जो छोटा वाला वृत्त है इसकी जो परिधि है, इसका डिफरेंस कितना है, 44 मीटर, है ना। यही तो दे रखा है, आंतरिक परिधि से 44 मीटर अधिक है बाह्य परिधि। तो अब इसमें आर माइनस आर ही लेना है मेरे को, वो आ जाएगा। 2 पाई कॉमन ले लो। अब बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इस 2 पाई को इधर ले जाओ, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 2 पाई इधर आ जाएगा तो देखो, 2 से तो ये गया 22 बार, ठीक है। यहाँ 22 बचा। अब यहाँ पे क्या है, 22/7 होता है पाई, तो ये 7 इधर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल, आर माइनस आर यानी कि बड़ा आर माइनस छोटा आर कितना आ गया, 7। तो यही तो डिफरेंस है, ये तो चौड़ाई है। इनकी जो चौड़ाई है पथ की वो यही तो है, बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो आगे चौड़ाई कितनी, 7 मीटर। आसान सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए एबीसी सिमिलर है, समरूप है क्यूपीआर के, और एबीसी का क्षेत्रफल बराबर पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर इतना है। यदि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो क्यूपी किसके बराबर होगा। मतलब बहुत आसान दे दिया सिमिलरिटी का क्वेश्चन। जब आपको पता है कि इनका एरिया बराबर दे रखा है, दोनों त्रिभुजों का, जो दो त्रिभुज दिए हुए हैं आपको, इनका एरिया बराबर दे रखा है। सिमिलैरिटी का रूल क्या कहता है कि जिस रेशियो में इनका भुजाओं का रेशियो होगा, जो भुजाओं का रेशियो होगा ना, वही इनके एरिया जो भुजाओं का रेशियो होगा उसके स्क्वायर का रेशियो जो होगा इनके एरिया का रेशियो होगा। जैसे मान लो भुजाएं 2:1 में है, तो इनका एरिया किस रेशियो में आ जाएगा, इनके स्क्वायर के रेशियो यानी 4:1 में आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, एरिया बराबर दे रखा है, यानी कि इनकी भुजाएं बराबर होंगी, तभी तो इनके स्क्वायर का रेशियो बराबर है। तो इनकी भुजाएं बराबर है, तो अब सब बराबर भुजाएं हैं दोनों की, तो देखो कंपेयर करो, क्या पूछा है, क्यूपी पूछा है। तो क्यूपी कहाँ पे, ये है क्यूपी, और इसके बराबर यहाँ पे कौन सा होगा, ए बी होगा। तो ए बी बराबर क्यूपी होगा, तो ए बी कितना है, 12 है, तो क्यूपी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। अगर रेशियो दिया होता तो रेशियो देख लेते भुजाओं का। ठीक है, समझ पाए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P713 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। ये 11 से विभाज्य है तो P का मान बताना क्या होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक छोड़ के एक को जोड़ो। तो 7 और 3 10, यहाँ पे 1 है, तो P को क्या होना चाहिए, P को 9 होना चाहिए, तभी तो 10 - 10 बराबर 0 आएगा, है ना। तो इनका डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जब भी तो कोई संख्या 11 से कटेगी, एक छोड़ के एक का। तो एक छोड़ के एक का डिफरेंस तभी 0 आ पाएगा जब ये 9 बन जाए, और यहाँ पे एक है ही ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे P का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष, पहले 18 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष, शेष सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है। एवरेज वाले सवाल तो बहुत आसान ही आ रहे हैं एग्जाम में। देखो 30 सदस्यों की औसत आयु 13 है, 18 सदस्यों की 15 है। इसको बेसिक से भी कर सकते हो आप, बट मैं बेसिक से नहीं करूंगा, मैं आपको दोनों से करके बताता हूँ, ठीक है। देखो 30 सदस्य हैं, सबकी एवरेज आयु कितनी है, 13 है। 18 सदस्य की एवरेज आयु 15 हो गई। भाई सबकी आयु 13 रहनी चाहिए ना, इनकी एवरेज आयु कितनी अधिक है, 2 अधिक है। तो एक व्यक्ति 2 ज्यादा है, और टोटल व्यक्ति कितने, 18 है। तो टोटल इनके पास 36 का सम एक्स्ट्रा है। इन 18 बंदों के पास 36 एक्स्ट्रा है, जबकि सबके पास 13 13 होना चाहिए था। तो ये जो इनके पास 36 एक्स्ट्रा आया 18 बंदों के पास, ये कहाँ से आया होगा, जो बाकी के बचे हुए 12 लोग हैं उनसे ही तो आया होगा। 30 टोटल लोग हैं, 18 ये हो गए, तो अगले बचे हुए कितने, 12 लोग बचे। इनके पास भी 13 13 होना चाहिए था, बट इन्होंने 36 इनको दे दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि इनके पास 36 एक्स्ट्रा है। तो इनसे 36 अगर लिया जाए, 12 बंदों से 36 लिया गया इनके द्वारा, तो कितना कितना लिया गया होगा एक बंदे से। तो 12 से 36 लिया, तो एक एक बंदे से 3 3 लिया होगा, यानी कि इनके एवरेज में एक एक बंदे का 3 कम हो गया, यानी कि 10 एवरेज हो गया इनका बचे हुए का। ये तो हो गया आपका मेंटोस तरीका। ठीक है। एक होता है बेसिक तरीका। जैसे 30 सदस्य, 13 इनकी एवरेज एज है, तो टोटल सम कितना हो गया 30 लोगों का, 13 13 39 390 हो गया सबकी आयु का सम। पहले 18 का ये है, तो 18 पंजे 90, 18 कम 18, और 10 28 270। तो 270 किसका हो गया, पहले 18 लोगों का। तो सबका सम ये आ गया, 18 लोगों का ये आ गया, तो बाकी के बचे लोगों का सम निकालो, 0 2 और 120। तो बाकी के बचे हुए कितने लोग हैं, 12 लोग बचे, उनका सम कितना है,
एज का 120 है, तो एवरेज कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते थे क्योंकि नंबर जो थे वो बहुत छोटे छोटे से थे और आसान नंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद और दीपक ने क्रमशः इतने इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, एक व्यवसाय शुरू किया। इतने रुपए के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना है? दीपक भाई आ चुके हैं ऑन द फ्लोर। ठीक है। आनंद और दीपक ने क्रमशः इतने इतने रुपए का निवेश किया, व्यवसाय शुरू किया, और इतने रुपए के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा क्या है? देखो, जो आनंद और दीपक का इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो या उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया, जीरो से जीरो काट दो, दो। यहाँ बचा 225 और यहाँ बचा 350। तो 25 निम्मा 225, 25 एकम 25 चौका 100। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। पूछा क्या है, दीपक का हिस्सा कितना होगा? दीपक को 14 रुपये मिलेंगे अगर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इनका, 14 और 10 24, 23। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना है, 23 का। 23 में से 14 दीपक का है, तो यही हिस्सा इसको लाभ में से मिलेगा। तो लाभ कितना है, 138,000। इसमें से 14/23 मिलेगा दीपक को, सॉरी दीपक भाई को मिलेगा। दीपक भाई हमारे मित्र हैं तो उनका नाम ऐसे नहीं ले सकते ना। 23, 23, 6 × 18 फिर 12 और 1 13। तो भाई 6 बार में कट गए, 614 × 84, तो 8400 रुपये का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अगर दीपक भाई देख रहे हैं तो मेरी हंसी को दूसरे तरीके से ना लें, प्रेम की हंसी है, मोहब्बत की हंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में उत्कीर्ण किया जा सकता है। अगर मैथ्स का पेपर का लेवल ऐसे ही आ रहा है तो भाई मैथ्स में तो 30 में से आपको 31 करने चाहिए। बहुत आसान बहुत आसान, अभी तक तो 12 के 12 सवाल है। बाकी देखते हैं। अधिकतम त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। देखो ये आयत दे रखा है इसने, इसकी लंबाई कितनी है 18 और चौड़ाई कितनी है 12। ये कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जो इस आयत में आ सके, जो इस आयत में आ सकेगा। ऐसे करके आएगा तो ये मैक्सिमम इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये डायमीटर कितना हो जाएगा जितनी इसकी चौड़ाई है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका एरिया बताना है, तो रेडियस 6 आ गई, तो एरिया कितना होता है πr²। और पाई आपको देख रहे हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, मतलब वैल्यू पाई की वैल्यू पाई में ही दी हुई है। तो पाई इंटू आर कितना हो जाएगा, 6 × 6 यानी कि 36 पाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, अच्छा, दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में ऐसे चल रही हैं और समान गति से चल रही हैं, भाई वाह। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है, ठीक है, और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करते हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी? क्या बात है, जब एक दूसरे की साइड चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, दोनों 160 मीटर की हैं, तो एक दूसरे को पार करने में वो कितनी दूरी तय करेंगे? दोनों अपनी लेंथ के बराबर की दूरी तय करेंगे एक दूसरे को पार करने में। तो 160 इनकी, 160 इनकी, तो 320 मीटर की दूरी इनके द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, गति, स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस 320 है और टाइम कितना लग रहा है, 32 सेकेंड, या मीटर में या सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड आ गई इनकी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर में और ये सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड से आप किस में जाएंगे, किलोमीटर पर सेकंड में। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये एक दूसरे के सामने आ रही है तो स्पीड्स क्या हो गई होंगी, स्पीड क्या हो गई होगी, जुड़ गई होगी, ये तो समय है सॉरी। स्पीड क्या हो गई होंगी, जुड़ गई होंगी दोनों की, और दोनों की स्पीड कितनी है, सेम स्पीड है ना, दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर इसकी एक्स थी तो इसकी भी एक्स होगी, और स्पीड क्या हो गई होंगी, जुड़ गई होंगी दोनों की स्पीड, और स्पीड सेम है। तो अगर दोनों की जुड़ी हुई स्पीड कितनी है, 10 है, क्योंकि जुड़ेंगी क्यों स्पीड, क्योंकि एक दूसरे के सामने चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। तो अगर दोनों की जुड़ी हुई स्पीड 10 है तो एक की 5 होगी और दूसरी की भी 5 होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसको आपको किस में बदलना है, और एक की पूछिए, प्रत्येक ट्रेन की स्पीड पूछिए, इसको बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो छोटे से बड़े पे जाएंगे तो बड़ा ऊपर आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 36 भी ऑप्शन में दे रखा है, अभी बच्चे गलत कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव के कारण 50 घंटे में भरता है, रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन। एक टैंक को एक पाइप ए मान लिया कि भाई वो 30 घंटे में भर सकता है, रिसाव हो रहा है, कोई पाइप रिसाव कर रहा है, तो मैंने कहा बी जो है वो रिसाव कर रहा है।
तो ए और बी यानी कि रिसाव वाला पाइप भी मिलकर इसको 50 घंटे में भर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एलसीएम कितना हो जाएगा, 150, 5 या 15, 3 पंजे 15, ठीक है। ए अकेला 5 काम करता है और ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, यानी बी जो है वो 2 काम खराब कर रहा है, तभी तो मिलकर 3 काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो बी 2 काम खराब करता है 1 घंटे में, और उसको टोटल काम कितना खराब करना है, खाली करना है ना पूरे टैंक को, तो 150 टोटल काम है, और 1 घंटे में -2 करता है, तो टोटल 75 घंटे में वो पूरा खाली कर देगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्या हो गया, ये इंग्लिश में पढ़ लीजिए। 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग ये है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 के 4 क्रमागत गुणज है, यानी कि मल्टीपल्स हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 ऐसे करके 4 क्रमागत है, पता नहीं वो कौन से वाले क्रमागत हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी, और उनका योग आपको दे रखा है 78। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके, ऑप्शन से कर सकते हैं, आप ऑप्शन पुट कर कर सकते हैं। और हम इसमें कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, हमें करना चाहिए क्या, एवरेज से निकालते हैं ना। आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में बीच वाला एवरेज होता है हमेशा। अभी 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स में जो बीच वाले 2 हैं, इनके बीच का एवरेज होगा। क्या बात है, ये तो लड़का बन गया ना। ओए वाह ये लो भाई, ड्राइंग बन गई। ये लो, क्या बात है, लो भाई, ठीक है क्या हो रहा है ये, ठीक है भाई। तो ये 4 क्रमागत गुणज है, अगर मैं इनका एवरेज देखूं तो भाई चारों का सम कितना है, 78 है। तो 4 से डिवाइड करूँ तो एवरेज आ जाएगा, 4 एकम 4, 3 दर के 4 नीम 36, 4 पंजे 20, तो 19.5 एवरेज आएगा, ठीक है। तो बीच का होगा, अब देखो इनके बीच में 3 के गुणज हैं, तो 3 3 का गैप होगा, मान लो ये 3 है, ये 6 है, 9 है, ये 12 ऐसे होगा, तो 3 का गैप होगा। अब इनका एवरेज जो आएगा बीच में, इन दोनों का आधा आएगा, है ना, इन दोनों के सम का आधा आएगा। अब भाई 3 3 का गैप है, तो मैं 1.5 1.5 का डिस्टेंस कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा 6 और 9 के बीच में क्या आएगा, 3 का गैप है, तो 3 का आधा कर दिया 1.5, तो 7.5 यहाँ पे आ गया। 3 इससे ज़्यादा और 3 इससे कम, तो ये यहाँ से 3 ज़्यादा है और यहाँ से 3 कम है। ये 3 ज़्यादा, सॉरी 1.5 ज़्यादा, 3 नहीं 1.5 ज़्यादा है यहाँ से, और 1.5 कम है। तो यहाँ पे कितना होगा, 18 होना चाहिए, तभी तो 1.5 ज़्यादा होगा। और यहाँ पे 1.5 कम है इससे, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 और 1 21 होना चाहिए, तभी तो इसका एवरेज 19.5 आएगा। मुझे जैसे ही पता चला यहाँ पे 21 है, 24 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। अब जो पूछ रहा हो बता दो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 24 है, खत्म काम। समझ पाए बात को। इससे ये 10 20 सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे कि आप ऑप्शन से पुट करके देख लेते, बड़ी संख्या यहाँ पे 18 रखते, फिर यहाँ पे 15 आ जाता है, यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे 9 आया था, इनको सम करते तो 78 आएगा क्या। 18 चौकी 72 होता है, तो 78 कैसे आ जाएगा। फिर ऐसे करते आप 27 24 21 और 18, इनको सम करते तो 7 8 4 12 और 8 20, तो एंड में 0 आना नहीं चाहिए, 8 आना चाहिए, ये भी खत्म। 24 रखें यहाँ पे, 24 21 18 और 15, 4 और 1 5 5 10 और 8 18, 1 2 3 4 5 6 7 78 आ गया, यानी कि 24, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते थे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु डी ई एफ सभी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो एक भाई वृत्त है, कोई एक वृत्त है, ठीक है, इसकी परिधि पर डी ई एफ सभी, डी ई एफ कोई कोई कहाँ पे है ये तो पता नहीं है ना, परिधि पर है, कौन, डी ई एफ, तो डी ई एफ कौन है, और डी ओ एफ का मान बताना है। तो डी ई एफ कोई भी, ऐसे मान लो डी ई, पर ये एफ मान लो, ऐसे करके कोई भी 3 बिंदु है, यहाँ पे इसका सेंटर है ये ओ। इसने बोला डी ई एफ, तो डी ई और ये एफ, ये एंगल आपको दे रखा है 48, ठीक है। पूछा क्या, डी ओ एफ, तो डी ओ एफ, अभी इधर वाला पूछा है, इधर वाला पूछा है, क्या पूछा है भाई इसने, डी ओ एफ पूछा है। ये कैसे होगा भाई, डी ई एफ दे रखा, डी ओ एफ पूछा है। अच्छा, अगर ये ऐसे ऐसे यहाँ पे होता, तो ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता, तब आप इसको निकालते तो इससे डबल आता, 96 आया था, बहुत सही। यानी कि इसको ऐसे नहीं बनाना था, मैंने फिगर गलत बना दिया। अब ये चीज़ें ना आपको समझनी होंगी, आपको क्वेश्चन को देख के डायग्राम, अब मान लो मेरे को कैसे समझ में आया डायग्राम का, ये चीज़ें आपको खुद से सीखनी होंगी ना।
अब देखो ये एक सेकेंड, ये लो दोबारा से बना देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे तीन बिंदु मेरे को लेने हैं। अब ऐसे, अभी मैंने पहले गलत डायग्राम बना दिया था, ऐसे लेने हैं तीन बिंदु ये। ठीक है, अभी इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, यहाँ पे कोई सेंटर है ओ, एक है डी, ई, एफ। जब मैं ऐसे बना रहा था जो मैंने पहले बनाया, तो मेरे को कुछ सेंस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एंगल निकाला जाए। फिर मैंने सोचा कि इधर को ऐसे कर दिया जाए, तो अभी क्या हो जाएगा, डी ओ एफ, ऐसे ये वाला एंगल पूछा है। तो अब मैं इसको मिला दूंगा ऐसे करके, और जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा तो सेंटर पे एक समान जीवा से सेंटर पे बनाया गया कोण, और उसी समान जीवा से परिधि पर बनाया गया कोण जो होता है, वो एक दूसरे का, मतलब परिधि पर डबल होता है सेंटर से, परिधि पर आधा होता है सेंटर से। और यहाँ पे बना हुआ है 48, तो यहाँ पे कितना बना होगा सेंटर पे, इसका डबल बना होगा। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और हरि मिलकर 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। राम हरि से 2 गुना शीघ्र कार्य करता है, तो हरि अकेले कार्य समाप्त कर सकता है कितने दिन में? देखो, राम प्लस हरि मिलकर 15 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, राम हरि से 2 गुना शीघ्र कार्य करता है, तो समय का रेशो दे रखा है, राम और हरि 2 गुना शीघ्र कार्य करता है, यानी कि राम हरि से 2 गुना शीघ्र करता है, तो और हरि राम हरि से 2 गुना शीघ्र कार्य करता है, राम हरि से 2 गुना शीघ्र, यानी जितनी देर में राम दो काम करता है, हरि एक काम करता है ना। हरि से 2 गुना शीघ्र काम करता है। अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं, एफिशिएंसी का रेशियो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। 2 गुना शीघ्र कार्य करता है राम हरि से, तो हरि अगर एक्स दिनों में काम करता है, तो ये राम जो है इससे, सॉरी, अगर हरि दो दो एक्स में काम करता है, तो राम इससे 2 गुना शीघ्र कर लेता है। ठीक है, राम जो है वो हरि से 2 गुना शीघ्र कार्य करता है, यानी कि हरि जो 2 गुना लेट काम करता होगा। ठीक है, तो ये एक एक्स में कर लेता होगा, एक्स को हटा दो, टाइम का रेशियो ये आ गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो ये आ जाएगा, उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो। राम अगर दो काम करता है तो हरि एक ही काम कर पाता है ना, हरि से 2 गुना शीघ्र काम कर लेता है राम। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। हरि अकेले समाप्त कर सकता है कार्य को, तो देखो भाई, दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, टोटल 15 दिन तक काम करते हैं, तो काम कितना हो गया हमारे पास, 45 काम हो गया। हरि अकेले एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो 45 काम कितने दिन में कर देगा, 45 दिनों में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए। अब देखो, इसमें ना ब्रैकेट्स का ध्यान रखा करो, ब्रैकेट में कई बार आप इसमें सिली मिस्टेक कर देते हो, है ना। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ये वाला, फिर उसके बाहर वाला, और फिर सबसे बाहर वाला। ठीक है, तो 3 में से 7 गया, बचा -4, इसमें इंटू करेंगे तो बन जाएगा -8, फिर -15 + 25, तो कितना हो जाएगा, 25 में से 15 गया 10, 10 में से 8 गया 2, बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा अपना, 2 बचा, और 2 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11,000 रुपए के मूलधन पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। बहुत ज़्यादा हलवा सवाल है भाई, बहुत ज़्यादा। ऐसे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है इनका करने का, इतने आसान सवाल है तो। 11,000 रुपए के मूलधन पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर जो होता है वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल का R% का R%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 11,000, इसका R% यानी कि 11/100, इसका R% यानी कि 11/100 बराबर कितना हो जाएगा, पता नहीं। तो निकालें, कैसे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो है ना बस, हाँ, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 133.1। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, समान राशि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी? अगेन बहुत आसान सा सवाल, देखो 4 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है, अगर मेरे पास 100 रुपये थे, तो वो 200 हो जा रहे हैं कितने साल में, 4 साल में हो जा रहे हैं, तो 4 ईयर में मुझे कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 100 से 200 हो गई, राशि डबल हो गई 4 साल में, तो 4 साल में मुझे 100 रुपये का ब्याज मिल गया। अब वो कह रहा है कि समान राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, यानी कि 100 रुपये 1600 कब हो जाएंगे, कितने दिन में हो जाएंगे, तो कितना ब्याज मिलना चाहिए मुझे इस पे,
100 रुपये पे 1500 रुपये का ब्याज कितने साल में मिल जाएगा? 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है 4 साल में, तो 1500 का यानी कि 15 इंटू टाइम लगेगा इसमें, तो 15 चौका 60 साल लगेंगे। ठीक है, 100 रुपये में 4 साल, तो 1500 रुपये में 15 गुना, यानी कि 15 चौका 60 साल इसमें लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 20% की कमी की जाती है, अंतिम रूप से उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि या कमी हुई है? बहुत आसान आसान से सवाल। 350 रुपये में पहले 20% की वृद्धि, 20% होता है 1/5, तो 5 पे 1 बढ़ा दिया तो इसका कितना हो गया? ये 6/5 हो गया। ठीक है, उसके बाद 20% की कमी की गई, यानी कि 5 पे 1 की कमी की, तो ये कितना रह गया? 4/5 रह गया। तो बताइए इसमें कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 10 इधर बचा, 25 चौका 100, तो 14 चौका 14 छिक 84 इंटू 4, तो 4 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24, तो ये हो गया आपका 344। तो 350 था, अब 344 बचा, तो 6 कम हो गया 350 पे, तो इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट कम हुआ है बताइए? तो कितना कम हो गया? 0 से 0 खत्म, 60/35, तो 5 7 35, 5 एकम 5 10, ये तो कट ही नहीं रहा पूरा। क्या दिक्कत हुई भाई? 84, 4 चौक 16, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 44 गलत लिख दिया, 4 चौक 16 लिखना था, गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गई सारी। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 रुपये का माल बचा है 350 में से, है ना? ये तो हुआ है 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, तो कितने रुपए की कमी आ गई? 40 और 50, 14 रुपये की कमी आ गई किस पे? 350 रुपये पे। इंटू 100 करेंगे तो 100% परसेंट निकल जाएगा, 0 से 0 खत्म। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4% की कमी आई। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 ये सब लिया हुआ है, माध्यिका बतानी है इसकी, तो माध्यिका आप सभी को पता है, माध्यिका का मतलब होता है आप सभी को अरेंज करिए पहले, और अरेंज करने के बाद, अरेंज कैसे भी कर दो, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करिए, और उसके मिड वाली जो वैल्यू होगी वो होती है माध्यिका। ठीक है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में भी 5 इधर कर दो, 5 इधर कर दो, ये 6 नंबर पे जो आएगा ना, ये इसका एवरेज हो जाएगा, तो 6 नंबर वाले को आपको निकालना है, बस आगे के भूल जाओ, इनको निकालना ही नहीं है। 6 नंबर पे कौन आएगा? अरेंज करो, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 11, 11 है, 11 के बाद 18, और कहीं है क्या? नहीं, 18, 18 के बाद 20 22 कुछ है क्या? नहीं, 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद कुछ है क्या? 30, 30 के बाद कुछ है, 30 के बाद 34, 35, 34 35, उसके बाद कुछ है क्या? उसके बाद 30 34 35, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, छठा ही नंबर चाहिए था, तो 35 आ गया, खत्म काम। बीच वाला कौन सा नंबर होगा? छठा, यानी कि 35 इज दी माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। a+b = 20 है, a × b = 75 है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का मान बताना है। 75, एक बार गेस करके देख लो वैल्यू को, तो 15 5 75, 15 और 5 20, इतना आसान सवाल कैसे दे सकते हो आप भाई? 15 × 5 करेंगे तो 75 आ जाएगा, और सेम इनको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब क्या होता है भाई? भूल गया यार मैं भी। 15 5 75, 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, उसके बाद ए की क्यूब होगी, बी की क्यूब कितनी होगी? 125, तो 5 5 10, 7 3 10, 5 3, तो 3500 इज दी करेक्ट आंसर। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भोजन का भंडार 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि 45 पुरुष और शामिल हो जाएं तो भोजन का वही भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? बहुत आसान सा सवाल भाई, 315 पुरुष हैं, 48 दिनों तक भोजन कर सकते हैं, तो टोटल भोजन हो गया इतना। सेम टोटल भोजन ये जो है ना, इसी भोजन को कितने लोग करेंगे? 45 अधिक पुरुष हो गए, 315 पहले थे, 45 अब बढ़ गए, तो कितने हो गए? 320 और 360 हो गए। ठीक है, अब 360 पुरुष कितने दिन तक करेंगे? एक्स दिन तक करेंगे, भोजन तो इतना ही है, इतने दिन तक करेंगे, तो 360 को इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा? 6 6 36, 6 8 48, और 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
चार पंजे 20, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 21 दूनी 42। तो एक्स की वैल्यू आ गई 42, यानी कि 42 दिन तक वो भोजन जो है वो आपका चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या 99, तो मूल संख्या बतानी कितनी है। बहुत आसान सवाल। हमने कहा अगर संख्या एक्स थी, 10% की वृद्धि हुई तो वो कितनी हो गई? 11/10 हो गई। 10% मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि हुई तो 11/10 हो गई। फिर 10% की कमी की गई, यानी 10 पे 1 की कमी की गई तो वो 9/10 हो गई। और मिला के, कुल मिला के एंड में क्या बचा? 99। तो ये 100 इधर गया मल्टीप्लाई में, ये 1199 किस में आ गया? नीचे आ गया। तो खत्म। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100। यानी कि वो संख्या कितनी थी पहले? 100 थी। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ये सब का औसत 30 है तो वाई का मान बताना है। तो एवरेज 30 दे रखा है। एवरेज का क्या मतलब होता है? इन सबको जोड़ के भाग कर दो जितनी संख्या है, तो कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। तो सबको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना? 1 2 3, 3 तो वाई आ गए, प्लस 7 4 11, 6 17 और 3 20, 2 4 और 2 6। ठीक है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। एवरेज कितना दे रखा है? 30। तो ये 5 इधर चला जाएगा इंटू में, तो ये जाएगा 150। खत्म यहाँ से। ये 60 इधर से प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 90। 3y बराबर 90, तो y बराबर कितना बचेगा? 30। तो y की वैल्यू आ गई 30। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला भाई इस क्वेश्चन में? 4 × 4 बराबर 64 में x का मान बताना है। ये सेम क्वेश्चन RPF, NTPC ग्रेजुएट सब में आ रहा था, तो यहाँ पे भी आना बनता है इसका। तो 4 की पावर में दिया हुआ है, इसको भी 4 की पावर में चेंज कर दो, तो 4 × 4 = 16, 4 × 64। तो ये 4 की पावर 3 दिया हुआ है। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर्स जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में। तो 4 की पावर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस अगर सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी। तो जुड़ के पावर कितनी हो जाएगी? 2x - 16, ये प्लस हो जाएगी x - 5। और ओवरऑल कितनी पावर बन गई? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो आप, तो ये कितना हो जाएगा? 2x + x 3x -16 - 5। तो कितना हो जाएगा? 20 और 1 21। माइनस का 21 इधर जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, ये बच जाएगा 24। यहाँ से ये खत्म। तो ये 3 8 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, छूट देने के बाद वह 5% का लाभ अर्जित करता है, तो छूट प्रतिशत बताइए। एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया था। अगर मैंने कहा 100% था CP, तो मार्क प्राइस कितना अंकित कर दिया भाई? 110 रुपये का अंकित कर दिया। और जब उसको छूट देने के बाद बेचा तो 5% का लाभ हुआ, यानी कि 105 रुपये में कोई चीज़ बेची गई होगी। तो इस पे कितने रुपए की छूट दी गई है? मार्क प्राइस 110 था, बेची मैंने 105 में, तो 5 रुपये की छूट दी गई होगी मार्क प्राइस पे। इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी, 0 से 0 खत्म। ये आ गया 50/11, यानी कि 11 × 44 पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग एक ही में है, देखो। ठीक है। बाकी कितना बचा? 60 बचा, तो 11 × 5 = 55। और कितना बचा? 5 बचा, तो 11 × 4 = 44, ऐसे समथिंग आएगा। वैसे भी ऑप्शन नंबर एक ही था जिसमें 4 पॉइंट समथिंग था। ठीक है। चलिए। 10 बराबर दे रखा है, ये मान बताना है आपको। इसका बहुत आसान सवाल। आपको पता है कि लाल बटे कक्का आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है? साइन कॉस टेन। टेन आपको दे रखा है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार आपको कितना दे रखा है? 3/4। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है? 4/5 माइनस साइन ए, तो साइन कितना है? साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? 3/5 अपॉन में कॉस है, यानी कि 4/5 प्लस साइन यानी 3/5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7/5, सॉरी 4 में से 3 गया, 1/5 बटे में 7/5। तो इससे खत्म। 1/7। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय की। एक डिस्टेंस था जो तीनों की अलग अलग स्पीड से इसने तय किया। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत गति कितनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। आप सभी को पता है एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड आपकी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि समान दूरी तय की इन अलग अलग स्पीड से, तो आप क्या करो, इन सभी स्पीड का ना एलसीएम ले लो।
एक स्पीड है ना, एक डिस्टेंस एज्यूम कर लो, और एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि पॉइंट का गेम ना बचे, है ना। तो 40 45 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 × 4, तो ये 45 यानी 15 तिया 45, 40 में क्या चाहिए, 4 चाहिए और 10 चाहिए, तो 5 यहाँ पे आएगा, 2 और ले लो। तो 15 × 4 = 60 इंटू 3 दूनी 6, तो 6 × 6 = 36, तो 360 इसका आ गया एलसीएम। तो वो मैंने मान लिया डिस्टेंस कितना है, 360 का डिस्टेंस है, जो अलग अलग 3 बार चल रहा है, तो 360 360 और 360, 3 डिस्टेंस चल रहा है, वो अलग अलग किस किस स्पीड से चल रहा है, 40 की स्पीड से। अगर वो 40 की स्पीड से पहले चलता है 360 को, तो कितना आएगा, 4 × 36 9 घंटे लेगा, ठीक है। फिर 45 की स्पीड से चलता है तो कितना होगा, 9 × 4 = 36, ऐसे कर दो ना, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 36, 5 × 8 = 40, तो 8 घंटे लेगा दूसरे 360 किलोमीटर चलने में। फिर सेम डिस्टेंस 360 को वो 60 की स्पीड से चलता है तो वो 6 घंटे लेता है, ठीक है। 60 की स्पीड से चलेगा तो 6 घंटे लगेंगे 360 किलोमीटर चलने में, तो ये कितना हो गया, 36, 3 × 6 = 18, 3 × 10 = 11, 10 आ गया ना, 3 × 6 = 18, 3 × 10 0, 9 × 8 = 17, 3 × 20 और 3 × 23, ठीक है। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, 25 × 100, 23 × 92, 23 पंजे, तो 23 पंजे 5 से तो ऑप्शन भी नहीं है, 23 चौका से देख लो, 4 × 3 = 12, 4 × 8 और 1 9, 23 × 92, तो 4 समथिंग आएगा, है ना। 4 समथिंग एक ही ऑप्शन में दे रखा है, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, मैथ्स को मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत आराम आराम से किया है, टाइम लेके किया पूरा, ठीक है। अब जीके जीएस रीजनिंग को देख लेते हैं, ठीक है। टाइम कम बचा है, बाकी कोई नहीं, रीजनिंग के 30 सवाल और जल्दी हो जाएंगे। 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई एफ और ई है कोई, एफ और ई, इनके बीच में 3 है, 1 2 3, 3 लोग हैं। अब एफ और ई ऐसे स्लैश करके इसलिए लिखा है क्योंकि भाई दाएं साइड एफ बैठा है ई बैठा है, ये बतानी है, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति एफ के बाएं बैठे हैं, तो एफ के बाएं तो यहाँ पे तो बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ यहाँ बैठा होगा और ई यहाँ बैठा होगा, ठीक है। तभी एफ के बाएं 2 व्यक्ति आ गए यहाँ पे। टोटल कितने, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए पूरे, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति एफ के बाएं बैठे हैं, ठीक है। डी ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई का पड़ोसी डी नहीं है, तो डी यहाँ कहीं बैठा होगा, ठीक है। डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डी या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, इन चारों में से एक पे बैठेगा। वो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अगर ए यहाँ बैठता तो डी कहाँ बैठता, यहाँ बैठता, जबकि बैठ नहीं सकता यहाँ, तो ए यहाँ नहीं बैठ सकता, तो ए अगर यहाँ बैठेगा तो दाएं से दूसरे स्थान पे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी। अगर ए यहाँ बैठता तो दाएं दाएं से दूसरे स्थान पे डी एफ की जगह आता तो नहीं हो सकता, तो इट मीन्स कि ए का प्लेस वैल्यू और डी की प्लेस वैल्यू पता चल गई। ए यहाँ बैठेगा, उसके दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, डी बैठेगा, ठीक है। ठीक है, जी बी के ठीक दाएं बैठा है, जी जो है वो बी के ठीक दाएं बैठा है, तो ठीक दाएं में ये 2 जगह खाली बची है, तो जी जो बी के ठीक दाएं बैठा है, जी पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे यहाँ पे कौन बैठा है, जो अभी तक नहीं बैठा, तो ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी नहीं बैठा, डी ई एफ बैठ गया, तो सी नहीं बैठा, तो सी यहाँ पे बैठेगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर एस ई और डी माइनस जी एच, तो एक बार +1 फिर -1 फिर +1, तो +1 यू वी, -1 तो ई आएगा, और सी से डी आएगा, तो डी आ गया, ये खत्म, वी और ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा देखें, तो सिंपल, आप इसमें डिफरेंस देखो कितने का है, 10 का डिफरेंस है, +10, यहाँ से कितना हो गया, 65, 75 और 18, नहीं 17, +17, है ना। 12 में से 5 गया 7, 6 गया 17, ठीक है। यहाँ पे कितना प्लस हो गया, 7 में से हो गया 5, 9 में 7 गया 2, +25, यहाँ पे कितना हो गया, 31 और 3 34, ठीक है। कुछ डिफरेंस का भी डिफरेंस देख लो भाई, 7, यहाँ पे कितना है, 3 और 5 8, 5 4 9, 7 8 9, तो यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा, और +10 होगा तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, तो अगले वाले में 44 प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5, 4 3 7, 175, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं ना, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं डिफरेंस। सबसे पहले आप डिफरेंस इसलिए देखते हैं, अगर आपको दिखे कि बहुत ज़्यादा लेंदी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 33 था, यहाँ पे 3300 हो गया, या 3000 हो गया, तो वो इसका मतलब है कि इनटू के लॉजिक की ज़्यादा संभावना है। तो अब यहाँ पे बहुत कम बढ़ रहा है, तो इसलिए डिफरेंस देखो सबसे पहले, 40 और 7 47, +47, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 90 100, 28 +28, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ नहीं पता तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 और 7 30 और 40 और 10 47, 40 और 7 47, +47,
यहाँ पे कितना हो गया, 30 40 50 58 +28। देखो +47 +28 +47 +28 यानी कि +47 यहाँ हो गया, फिर 28, अब फिर +47 हो जाएगा। तो 108 में आप 47 प्लस करेंगे कितना, 8 7 15 5 155, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल, ठीक है। क्या बोला इसने, हाँ शर्ते वाला क्वेश्चन है, आसान सवाल है। यदि शब्द में एक से अधिक स्वर हैं तो स्वरों को चार के रूप में कूटीबद्ध किया जाएगा। तो शब्द कहाँ लिखा, शब्द यहाँ लिखा होना चाहिए, कहाँ गया भाई शब्द, अच्छा ये लिखा हो, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये शब्द है, इसमें अगर एक से अधिक स्वर हैं तो स्वर एक से अधिक है क्या, ए ई आई ओ यू, ए यू ई तो 3 है, तो भाई ठीक बात है ये तो। इसने कहा स्वरों को चार के रूप में कूटीबद्ध कर देना, ठीक है जी कर देंगे। यदि किसी शब्द के दोनों सिरों पर व्यंजन है, तो दोनों सिरों पर व्यंजन है कि नहीं, यहाँ एक स्वर है, तो दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, पहले वाली कर रही है बस। तो चेंज कर दो, एक बार इसको ऐसे ऊपर कर लो ताकि चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आपको करना है क्या भाई, चार के रूप में कूटीबद्ध करना है, किसको, किसको कूटीबद्ध करना है, स्वर को, ठीक है। स्वर कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले 7 आएगा, सब में 7 है, फिर उसके बाद परसेंटेज आएगा, सब में परसेंटेज है, फिर यू को स्वर को किसे बदलना है, चार के रूप में बदलना, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम है, ये भी सेम है, लास्ट में 4 और 3 है, लास्ट में यहाँ पे क्या है भाई, ई है, तो ये स्वर है, तो इसको भी 4 में बदलना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, क्या बोला इसने, इन सब का अलग अलग मतलब है तो लिख देते हैं। 114, सी का मतलब क्या है +85, ए का मतलब क्या है /5, बी का मतलब क्या है ×4, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब -33, ठीक है। तो 5 एकम 5 सत्ते 35, ठीक है। 17 चौका 68, ठीक है। 68 में से 33 गया, 8 में से 3 गया, 5 3 35, 5 4 9, 3 1 4, 149, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मित्र एक घर में बैठे हैं, सभी केंद्र की ओर मुख सम्मुख हैं, ये सब है तो भाई केंद्र की ओर बैठे हैं, किस शेप में बैठे हैं, 6 मित्र एक घर की ओर केंद्र की ओर बैठे हैं, 6 मित्र हैं घेरे में बैठे हैं, सॉरी घर में नहीं घेरे में बैठे हैं, तो घेरा बना दो भाई ऐसे, ठीक है। 6 हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पलक कुमुद की निकटतम पड़ोसी है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं। झलक महक के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो महक के बाएं से 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है, झलक, ठीक है। राहत झलक के दाएं से चौथे स्थान पे, 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है, राहत जी हैं, ठीक है। कुमुद चहक के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो चहक के दाएं से दूसरे, अगर चहक यहाँ बैठी होती तो दाएं से दूसरे स्थान पे यहाँ पता नहीं, चहक यहाँ बैठी होती तो दाएं से दूसरे स्थान पे यहाँ पे भी नहीं आ पाता, यानी कि चहक यहाँ बैठी है और इनके दाएं से दूसरे स्थान पे यहाँ पे कौन बैठा है, कुमुद बैठे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है, जो बचा वो बैठेगा, बचा कौन, पलक कुमुद के निकटतम पड़ोसी, तो कुमुद के निकटतम पड़ोसी कौन है, पलक है। पूछा गया है महक के निकटतम बाएं, महक के निकटतम बाएं कौन बैठी है, पलक जी बैठी है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF 6 व्यक्ति हैं, सी एफ की बहन है, सी जो है ये बहन है किसकी, एफ की बहन है ये, ठीक है। BE के पति का भाई है, तो BE के पति का भाई है, पता नहीं कहाँ पे है। DA का पति, ए का पिता और F का दादा है, तो F का दादा यानी F के पिता कौन है, D, तो D A का पिता है, A का पिता है और F का दादा है, ठीक है। समूह में 2 पिता 3 भाई और एक माँ है, तो 2 तो पिता हो गए, 3 भाई हैं और एक माँ है, माँ कौन है ये बताना है। ऐसे कैसे पता चले भाई, CF की बहन है, BE के पति का भाई है, BE के पति का भाई है, DA का पिता, ये सब ठीक है। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं भाई, माँ कौन है, बी क्या है, बी मेल फीमेल क्या है भाई, BE के पति का भाई है तो बी तो मेल है, तो मेल तो माँ नहीं हो सकती भाई, ठीक है। ई कहाँ पे है भाई, ई के पति का भाई है, तो ई हो सकता है माँ हो, ठीक है। ए कौन है, ए कौन है, डी, ए का पिता, ए तो पुरुष है, ए भी नहीं हो सकता, डी भी पुरुष है, डी भी नहीं हो सकता, तो माँ केवल ई बचेगी, ऑप्शन से आप आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट आपको इसमें छाटना है, तो ऑड वन आउट के लिए सबसे बेस्ट, सबसे पहले आप शुरू करेंगे लास्ट वाले पेयर से, ठीक है। तो ई से EFGHIJ +5, UVWXYZ +5, KLMNOP +5, NOPQRST तो +6 हो गया, बाकी सब में +5 है, लास्ट पेयर में इसमें +6 है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथन दे रखा है, यूट्यूब चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के लिए अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे तो स्पेसिफिकली मेंशन कहीं नहीं किया कि 10 के छात्र अपनी पढ़ाई यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं। यूट्यूब कोचिंग संस्थानों की तुलना में सस्ता है, अच्छे सोर्स बताया, सस्ता तो यहाँ पे कहीं नहीं बोला, तो मेरे हिसाब से दोनों ही गलत होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट का देखना है आपको लिंक। तो आर को 9 लिखा गया है, तो आर का या तो अपोजिट या फिर आधा किया गया। आई को 8 लिखा गया है, आई को 8 कैसे लिख देंगे भाई, एक कम। जी को एक कम लिखा गया है, एच को 3 कम, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखेंगे तो आर को 3 भी नहीं लिख सकते आप, आर को 3 भी नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का तो कोई कनेक्शन है नहीं। अब चेक करेंगे रैंडम और फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ पहले ही सब चीज़ें, कि सबसे पहले आप करेंगे फर्स्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट, उसके बाद रैंडमली चेक करेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, उसके बाद पैटर्न चेक करते हैं। ठीक है, तो रैंडम चेक करें, रैंडम का मतलब है दोनों में कुछ कॉमन देख ले, जैसे आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो आर को यहाँ पे क्या लिखा है 9 और यहाँ पे भी 9 लिखा गया। इट मीन्स कि पॉसिबल है कि रैंडमली लिखा गया हो। और कुछ चेक कर लो, जैसे यहाँ पे और कुछ है क्या कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है ना, आर कॉमन है। ठीक है, देख लिया, देख लेते हैं एक बार, चेक करके देख लेते हैं। जैसे जी है यहाँ पे, तो जी को यहाँ पे क्या लिखा गया, जी को लिखा गया 6, तो जी को 6 लिखा गया, बिल्कुल सही। आर को क्या लिखा गया, आर को 9 लिखा गया, 9 लिखा गया, ठीक है। ई को क्या लिखा गया, ई को लिखा गया 2, 6922 खत्म, ये खत्म। ठीक है, उसके बाद टी को क्या लिखा गया, टी को लिखा गया 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लड़कियां डांसर है, तो सारी जो लड़कियां हैं ये डांसर हैं। कुछ डांसर लड़के हैं, तो इनमें से कुछ डांसर जो हैं लड़के हैं। वो आप ये ना कहने लगे कि लड़कियों को आपने ये क्यों लिख दिया, तो लड़कियां लिख देते हैं। ठीक है, लड़की डांसर है, सभी लड़कियां डांसर है, कुछ डांसर लड़के हैं, कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है, तो कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, नहीं है, ठीक है। कुछ डांसर लड़कियां हैं, तो कुछ डांसर लड़कियां हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो। कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, तो कुछ खिलाड़ी लड़के हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो गलत बात है। कुछ डांसर खिलाड़ी हैं क्या, कुछ डांसर खिलाड़ी हैं क्या, डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो केवल एक सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग की 7 अलग अलग मंजिलों पर 7 लोग रहते हैं, सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ठीक ऊपर 2 3 4 ऐसे रहते हैं भाई, 1 2 3 6 7। ठीक है, एफ और जी जो ए के ठीक नीचे रहता है, एफ और जी जो ए के ठीक नीचे रहता है, के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, बी सी के 2 मंजिल ऊपर रहता है, सी के 2 मंजिल ऊपर रहता है, पता नहीं कहाँ पे है। एफ नीचे, एफ के नीचे जितने व्यक्ति रहते हैं उतने ही एक व्यक्ति ए के ऊपर रहते हैं, ए और डी के बीच में केवल एक मंजिल है। ई और एफ, ई एफ के ऊपर रहता है लेकिन ए के आसन नहीं रहता। मंजिलों का तो अभी कुछ काम लग नहीं रहा ना भाई, तो मंजिलों को मिटा के एस जैसे बोला है रैंडमली बिठा के देखते हैं। जैसे इसने बोला एफ और जी जो ए के ठीक नीचे रहता है, एफ और जी, जी जो का मतलब है सेकंड पर्सन के बारे में बात की, जी जो वो ए के ठीक नीचे रहता है, तो ए के ठीक नीचे कौन है, जी। एफ और जी जो ए के ठीक नीचे रहता है, के बीच 2 व्यक्ति है, तो एफ और जी के बीच में 2 व्यक्ति है, तो एफ और जी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, बी सी के 2 मंजिल ऊपर रहता है, बी और सी दिख रहे हैं नहीं। एफ के नीचे जितने व्यक्ति रहते हैं उतने ही ए के ऊपर रहते हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई, 7 हैं। तो ए के नीचे कितने हैं, यहाँ एक है, एफ के ऊपर अगर एक होता तो कितने हो जाते, 1 2 3 4 5 हो गए, नहीं। अगर ए के नीचे 2 व्यक्ति हो जाते हैं, 1 2, और एफ के ऊपर 1 2 हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ए के नीचे, ये बोला ना इसने एफ के नी ओ शिट, गलत कर दिया हमने। इसने बोला है कि एफ के नीचे जितने व्यक्ति रहते हैं उतने ही ए के ऊपर रहते हैं, तो एफ के नीचे यहाँ पे कितने, 1 2 3, तो ए के ऊपर 3 होने चाहिए, तो एक मैंने बढ़ा दिया, तो 1 2 3 4 5 हो गए। एफ के नीचे अगर मैंने देखा 1 2 3, तो एक और बढ़ा दिया, 4 कर दिए, तो 1 2 3 4 यहाँ हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अब सेटिस्फाई कर गया कि ए के ऊपर 1 2 3 4 है और एफ के नीचे भी 1 2 3 4 है। ये बोला ना इसने, एफ के नीचे जितने रहते हैं उतने ए के ऊपर रहते हैं। ठीक है, ए और डी के बीच केवल एक मंजिल है, तो ए और डी के बीच, तो डी यहाँ बैठना चाहिए बट यहाँ नहीं बैठ सकता, तो डी बैठेगा आपका यहाँ। ए और डी के बीच में एक मंजिल है। ठीक है, ई एफ के ऊपर रहता है लेकिन ए के आसन में नहीं। ई जो है वो एफ के ऊपर रहता है, अब एफ के ऊपर या तो यहाँ या तो यहाँ आना चाहिए, तो ए ई कहाँ पे रहेगा, और कुछ दे रखा है इसने,
एफ जी ठीक है, बी सी के 2 मंजिल ऊपर रहता है, बी जो है वो सी के 2 मंजिल ऊपर रहता है। तो यहाँ इन दोनों में से एक पे तो बैठेगा आपका ई। तो अगर सी यहाँ बैठा है तो बी इसके 2 मंजिल ऊपर, यानी कि बी यहाँ बैठेगा, तो ई बचा ना, तो ई यहाँ बैठेगा। ठीक है, पूछा गया है इसने ए और ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो ए और ई के मध्य कितने, एक दो तीन, तीन व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये आपको बताना है। तो अल्फ़ाबेट्स को देख लो पहले। जी एच आई, तो आगे क्या आएगा, जे आएगा। हाँ जे एक ही ऑप्शन में, लो खत्म। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया सवाल। अब यहाँ से देख लो 18 19 20 और फिर 21 आ जाएगा। लो इतना आसान सवाल, ऐसे सवाल भी देने चाहिए क्या? शायद एग्जाम में भी आ रहे हो इतने आसान। 6 व्यक्ति हैं, एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों में यात्रा करते हैं, अर्थात जनवरी मार्च ये सब ठीक है। उनमें से किसी ने भी विनोद के बाद यात्रा नहीं की, यानी कि लिखना पड़ेगा आपको जनवरी, जनवरी मार्च मई सितंबर और नवंबर। 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ तो 6 हैं। जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर है। तो ये जुलाई सितंबर और नवंबर। इसका मतलब उनमें से किसी ने भी विनोद के बाद यात्रा नहीं की, तो विनोद जी ने यहाँ पे की होगी। सॉरी विनोद नहीं है, ये विनोद है, विनोद। ठीक है विनोद के बाद यात्रा नहीं की किसी ने भी। जिसने छाया के तुरंत बाद यात्रा की, यानी कि विनोद जी ने छाया के तुरंत बाद यात्रा की है। ठीक है। ए स्टार से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की है, तो ए स्टार से पहले तो यहाँ पे होंगे ए स्टार जी। इनसे पहले 3 व्यक्ति आ गए। ठीक है। फातिमा के ठीक बाद आदित्य ने यात्रा की है, तो फातिमा और आदित्य कहाँ पे आएंगे बताने। दिलशान ने मई के महीने में यात्रा नहीं की है, तो दिलशान ने या तो यहाँ की होगी। बट इन्होंने बोला फातिमा के ठीक बाद आदित्य ने की, तो फातिमा अगर यहाँ पे आती हैं अपनी, तो इनके ठीक बाद आता आदित्य यहाँ पे, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो आदित्य आ नहीं सकता, फातिमा और आदित्य यहाँ पे आ जाते, तो डी कहाँ बैठता, तो यानी कि दिलशान यहाँ बैठेगा। ठीक है। दिलशान ने मई के महीने में यात्रा नहीं की, उसमें से किसने मई के महीने में यात्रा की है, आदित्य ने। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी और एफ लो खत्म। इसको चेक ही नहीं करना जब तक कि ज़रूरी ना हो। तो डी से एफ तक जाना है आपको। डी माइनस सी का मतलब क्या, ए बी का भाई है। तो डी क्या है, भाई है किसका, बी का। ठीक है, ई का भाई है। ई डिवाइडेड बाय एफ, तो ए डिवाइडेड बाय एफ का मतलब ए बी का पिता है, तो ए जो है वो पिता है किसका, एफ का। ठीक है। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है एफ से, एफ के पिताजी के भाई, तो पिता के भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। ठीक है, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने बड़े बड़े सवालों को देख के डरना नहीं है, ठीक है, आसानी होते हैं मोस्टली बॉक्स वॉक्स वाले ये सब। बॉक्स जेड को बॉक्स सी के नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। बॉक्स जेड को बॉक्स सी जो नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, तो नीचे से स्थान देख लेते हैं, 1 2 3, तीसरे स्थान पर नीचे से कौन रखा गया, सी, जो का मतलब है सेकंड। सी नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, से 4 स्थान ऊपर रखा गया है। जेड को सी से 4 स्थान ऊपर रखा गया, यानी कि 3 4 5 6 7 बॉक्स है ना। सी से 4 स्थान ऊपर, यानी 1 2 3 4, जेड को यहाँ रखा गया है। ठीक है। बॉक्स ए और बॉक्स एक्स के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो बॉक्स ए और एक्स के बीच में 3 बॉक्स हैं। अगर ए यहाँ होगा, 1 2 3, यहाँ एक्स होगा, और अगर ए यहाँ होगा तो एक्स यहाँ होगा। ठीक है। बॉक्स एक्स विषम विषम संख्या वाले स्थान पर है, तो बॉक्स एक्स विषम संख्या के स्थान पर है, और ए के नीचे है, तो ए के नीचे होगा एक्स, तो या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है विषम संख्या पे, यानी कि एक्स आएगा भाई 1 पे है। ठीक है। और यहाँ पे अगर ये है तो 1 2 3 ए आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए और एक्स के बीच में है केवल 3। ठीक है। बॉक्स डब्ल्यू को बॉक्स एक्स के आसन्न नहीं रखा गया, यानी कि डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है, या तो डब्ल्यू यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। ठीक है। बॉक्स वाई को बॉक्स डब्ल्यू के नीचे रखा गया है, तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा, वाई यहाँ पे होगा, सिंपल। ठीक है। बॉक्स बी और सी के ऊपर किसी भी स्थान पर नहीं रखा गया, बॉक्स बी को सी के ऊपर नहीं रखा गया तो यहाँ पे रखा गया होगा, बॉक्स बी को सी के ऊपर नहीं रखा गया तो यहाँ पे रखा गया होगा। बॉक्स बी के नीचे कितने बक्से हैं, एक बक्सा है केवल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 लोगों की पंक्ति में एंजेलिना दाएं से 13वें स्थान पर है, तो दाएं से यानी कि राइट साइड से 13th प्लेस पे कौन है, एंजेलिना जी है। और मार्गरेटा बाएं से 18वें स्थान पर है, तो बाएं यानी कि लेफ्ट से 18वें स्थान पर कौन है, मार्गरेटा है। ठीक है।
एंजेलिना और मार्गरेटा के बीच कितने लोग हैं, यानी इनके बीच में कितने लोग हैं, टोटल है 80। तो इनके बीच में कितने लोग होंगे, तो एक तो 13 यहाँ पे हो गए, 18 यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने ही हो गए, 31 लोग तो टोटल ये हो गए, और हैं 80 लोग, तो 80 में से 31 के कितना बचा, 50 में से गया 49, तो ऑप्शन नंबर डी। ये तो पूछा इनके बीच में कितने लोग होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किंगडम शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दो, देखो KINGDOM, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, के यहाँ पे आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOGHI, शेट यार क्या करूँ, ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है, कंप्लीट हो गया। किसकी स्थिति अपरिवर्तित है, इसकी भी नहीं 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 है, किसी भी कोई भी सेम प्लेस पर नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर, घटना एक ये है, घटना दो है जनसंख्या में श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि। तो शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर और जनसंख्या में श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि। तो ये तो कारण हो गया एक, और ये इसका परिणाम हो गया, घटना दो प्रभाव है और एक इसका कारण है, बिल्कुल सही बात है, प्रदूषण में वृद्धि से ही तो हुआ ये सब। ठीक है, चलिए, तो एल से EFGHIJKL, 2 4 6 7, यहाँ से 7 हो रहा है क्या, नहीं 5 हो रहा है, माइनस होगा, फर्स्ट से फर्स्ट का तो लिंक नहीं दिख रहा, फर्स्ट से लास्ट KL, तो इधर से +1 हो रहा है, DEZAEF, तो सब में लास्ट से +1 हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे है ना, यहाँ पे भी OPKL, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसमें लास्ट में +1 कर दो, तो EF, तो E आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, EFKL, ठीक है, क्या आ रहा है, O यानी कि NO, ठीक है, W, तो TUVW, तो ये खत्म, VW, उसके बाद PQR, तो DEQR, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, -1 हो रहा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार पद हैं भाई, भिन्न को छांटना है आपको, यानी कि ऑड वन आउट छांटना है इसमें से, अगेन लास्ट के पेयर से चेक करिए, MNOP, ठीक है, TQRST, तो यहाँ पे तो इधर से प्लस हो रहा है, यहाँ पे इधर से प्लस हो रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, IFGHI, तो यानी कि इसमें भी इधर से प्लस हो रहा है, तो QRST इसमें भी इधर से प्लस हो रहा है, बस केवल इसमें उल्टा प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो वो ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 12 में इंटू किया गया 11 का, यानी कि एक कम से इंटू किया गया, तो 16 में इंटू कर दो एक कम से, यानी कि 15 × 6 = 90, 15 एकम 15, 10 × 25, एक कम 240, 240 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या किया है इसने भाई, 12 में इंटू 11 से किया है, तो 16 में भी 11 से किया है क्या, तो 16 × 16 = 16, 17, तो 176, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, तो 11 से इंटू किया है दोनों में, तो 11 से इंटू कर दो, सिंपल। सभी बैग किताबें हैं, सभी किताबें कॉपी हैं, कोई पेन कॉपी नहीं है, तो कॉपी और पेन का कोई संबंध नहीं है, कुछ किताबें पेन है, तो कुछ किताबें किताबें पेन है, क्या डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बैग पेन नहीं है, तो कोई बैग पेन नहीं है, जब कॉपी पेन नहीं है तो बैग तो कॉपी के अंदर ही आ रहा है, तो बैग भी पेन नहीं होगा, तो ये बात सही है बिल्कुल, कुछ कॉपी बैग है, तो कुछ कॉपी बैग है, बिल्कुल सही है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोड भाषा में ट्रिम को ये लिखा जाता है, मिंट को ये लिखा जाता है, तो आर को क्या लिखा जाता है ये बताना है, यानी कि आर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इट मीन्स, देखो यहाँ पे TRIM है और यहाँ पे MINT है, तो तीन शब्द एक जैसे हैं, एक अलग है, तो एक अलग इसमें कौन सा है चेक करो, देखो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे भी है,
तो 4 इसमें अलग है, तो 4 इसमें आर का होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? AEIOU। अच्छा, ओ नहीं आ रहा, मेरे को लगा AEIOU कर रखा है इसने, नहीं। ए से ई, ABCDE प्लस 4DEFGHI प्लस 5IJKLMN। क्या कर दिया मैंने? ABCDE FGHI प्लस 4 ही तो हो रहा है, JKLMNOPQ, तो क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर ए की बचा, सिंपल। ठीक है, और इसमें क्या ही करना है, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है? तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या? तो अक्षर को देखो, पहले एक अक्षर बाद संख्या नहीं, अक्षर के पहले एक अक्षर बाद संख्या एक, अक्षर के पहले एक अक्षर बाद एक संख्या दो, अक्षर के पहले एक अक्षर नहीं, अक्षर के पहले एक अक्षर बाद एक संख्या तीन। तो तीन पेयर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और चेक कर लो एक बार। पहले अक्षर बाद संख्या, ठीक है, तीन ही पेयर ऐसे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, तो मुकेश जी हैं यहाँ से, ये पूर्व की ओर चलना शुरू करते हैं और 15 मीटर चलते हैं, ठीक है, और दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं मुड़े यहाँ से राइट साइड पे और ए तक पहुँचे, यहाँ ए पहुँचे और 30 मीटर चले ए तक पहुँचने के लिए। बिंदु ए पर मुकेश बाएं मुड़ते हैं, तो दाएं बाएं यहाँ पे मुड़ेंगे, 25 मीटर चलेंगे और बिंदु बी पर पहुँच गए, ठीक है जी। बिंदु बी पर वह दाएं मुड़ते हैं, तो यहाँ से दाएं मुड़ेंगे भाई, दाएं मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं, 30 मीटर चले और सी पर पहुंच गए, ठीक है। मुकेश अब किस दिशा के सम्मुख हैं? तो सी पर, यानी ऐसे आ रहे हैं, और यहाँ से कहाँ मुड़े थे? पूर्व की तरफ मुड़े थे ना। हाँ, तो इधर पूर्व है, तो नीचे क्या होगा? साउथ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण दिशा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई? इंग्लिश में पढ़ लो आराम से। प्लस माइनस को बदलना है आपस में, और इंटू और डिवाइड को बदलना है, तो इंटू की जगह डिवाइड लगा दो यहाँ पे, तो 15 तिया 45, डिवाइड की जगह इंटू लगा दो, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो 120, 30 में से 5 गया 25, तो 145, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की लड़की पानी की तलाश में अपने घर से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, तो भाई कुछ घर है इनका, ये पूर्व की तरफ चले 3 किलोमीटर और फिर दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण की ओर मुड़ गए और 2 किलोमीटर चले, ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर मुड़े और 7 किलोमीटर चले, ठीक है, फिर बाईं ओर यानी कि इधर मुड़ गए और 2 किलोमीटर, यानी कि इसके जस्ट सामने आ गए 2 किलोमीटर यहाँ पे। अब उसकी स्थिति के संबंध में उसका घर कहाँ पे है? स्थिति यानी इसके संबंध में इसका घर कहाँ पे है? इसके पश्चिम में, ये 7 और 3 10, तो 10 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। लो भाई, मैथ्स और रीजनिंग खत्म। अभी भी आपके पास 20 मिनट से ज़्यादा है, इतना समझा समझा के करने के बाद भी आपके पास 20 मिनट बचे हुए हैं। इट मीन्स कि पूरा पेपर ही कम, मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 मिनट का है, इससे ज़्यादा का पेपर मुझे तो लग नहीं रहा है। अगर पेपर सीरियसली इतना आसान आ रहा है, देखो मैथ और रीजनिंग तो हमने कर ली, अगर ये मैथ और रीजनिंग इतनी ही आसान आ रही है ना, तो भाई 60 आउट ऑफ 60 से एक कम आना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। अब जीके जीएस को देख लेते हैं, क्योंकि जीके जीएस मेन बता रहे हैं कि जीके जीएस वैसी ही आ रही है जैसे पहले आ रही थी, ठीक है। करंट अफेयर के लगभग 20-20 सवाल, 15-15 सवाल ऐसे आ रहे हैं, तो शायद जीके जीएस हार्ड होगी, तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, क्या बोला? भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन, इंग्लिश में देख लो पहले आप इसको, हिंदी में देख लो। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन संशोधन ने डैश क्या किया था? 61वें मतलब 1989, क्या किया था इसने? जो एज थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया था, मतदान की आयु को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और याद रखने योग्य भी है। कौन भारत का दूसरा मुगल शासक है? सीरियसली ऐसे सवाल आ रहे हैं जीके में। दूसरा मुगल शासक, तो बाबर, बाबर के बाद कौन आए? हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आए थे इनके पुत्र, सुपुत्र? कौन? अकबर जी आए, उसके बाद जहांगीर जी, ये सब क्रम आपको पता ही होगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को हुए 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए? 38वें राष्ट्रीय खेल, ये तो पहले मॉक टेस्ट में भी आया हुआ है,
ये हुए थे आपके उत्तराखंड में। ये मॉक टेस्ट में भी आया, और शायद इसके बारे में डिटेल से हमने बाद में डिस्कस भी किया था। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये तो यार आसान सवाल है भाई, ऐसे सवाल आ रहे हैं क्या? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी, WTO का। सबसे पुराना वेद। कम ऑन यार, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे शायद। जीके जीएस में इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या भाई? तो सबसे पुराना वेद कौन है? ये ऋग्वेद है, ठीक है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये तो पहले मॉक में भी आया हुआ है यार, सेम सवाल। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 420 वोल्ट का समथिंग कुछ होता है, तो पहले मॉक में आया हुआ है यार, ये तो याद करना चाहिए था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जी। आसान सवाल। सीबीआई के महानिदेशक कौन है भाई? सीबीआई के, ये करंट अफेयर का है, यानी कि अपॉइंटमेंट्स पूछी जा रही हैं, तो याद कर लेना। नहीं पता तो इसको स्किप ही करेंगे। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? WPL किसने जीता है भाई? मुंबई इंडियंस ने जीता है WPL। और IPL किसने जीता है? ये जीता है आपके RCB ने, पहली बार, ठीक है। सबको पता ही होगा ये तो। अरे, मुंबई इंडियंस मैं RCB लगा देता अभी। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? यार इतने आसान सवाल नहीं आने चाहिए भाई। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अपने रिस्क पे अपने रिस्क पे जवाब दें भाई। तो कौन है? हमारी रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। हमारी दिल्ली, आपकी दिल्ली, सबकी दिल्ली। कश्मीर के दक्षिणी भाग में वेरीनाग में बसंत में कौन सी नदी निकलती है? वेरीनाग, वेरीनाग नाग मतलब झेलम। नाग को झेलना मतलब झेलम, ऐसे याद किया हुआ है। वेरीनाग से कौन निकल रहा है? झेलम निकलती है। ये पहले PYQ का भी है और आसान सवाल है, उसमें भी है, NCERT में भी है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है ना शायद। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाली है, हाँ। ये तो आए हुए हैं मॉक टेस्ट में, ऑलरेडी आए हुए हैं यार ये तो। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल, यार लो, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे क्या अब? अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है भाई। विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? थीम बतानी है 2025 जल दिवस की। सबके लिए जल, स्वच्छ महासागर, ग्लेशियर संरक्षण, नदियाँ और झीलें। ग्लेशियर को बचाओ भाई, ये होना चाहिए। बाकी मुझे इसकी जानकारी है नहीं, सी के साथ ही जाते हैं, लेट्स सी। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। आसान सवाल दे रखे हैं यार GK GS में भी, इतने आसान अगर आ रहे हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। 2025 में नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC किसे नियुक्त किया गया? ये तो मॉक टेस्ट में भी आया, और आजकल तो आपको पता है जो डिबेट चल रही है। तो कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए RBI के नए उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? उप गवर्नर, नो आइडिया, सी के साथ जाते हैं। एक आधा तुक्का लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्यों को डैश के संरक्षण, 48A किसकी बात करता है? पर्यावरण की बात करता है। लो भाई, इतना आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे आपकी? ये है आपकी सरदार जी की मूर्ति है, और सरदार जी के पास है सरोवर बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका आसाम। ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान सवाल दे रखे हैं, अगर ऐसे एग्जाम में आ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है भाई, फिर तो दिक्कत वाली बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या है भाई ये? कुछ आइडिया है नहीं, बाकी टाइम है देख लो, सोच लो। वसा युक्त अम्ल। डिटर्जेंट में वसा तो नहीं होनी चाहिए भाई। सल्फोनिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। सोडियम तो शायद होता है ना। सी के साथ जाते हैं, लेट्स सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 20वां संरक्षण राजस्थान किस स्थान पर संपन्न हुआ? राजस्थान में किस स्थान पर, जोधपुर या जैसलमेर? शायद जैसलमेर जगह पे होते हैं ना ज़्यादातर, तो इसके साथ जाते हैं, लेट्स सी। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कथनों में कौन सा सही है? संगम साहित्य के बारे में, कवियों के भौतिक कवियों में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्णों के बारे में व्यवस्था मिलती है ना शायद। संगम कवियों के समय शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था, ये तो गलत है। जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है संगम साहित्य में। संगम कविता में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संगम कवियों को ज्ञात था सामाजिक वर्गीकरण, ये मेरे को ज़्यादा थोड़ा प्रॉपर सा लग रहा है, बाकी लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका वर्तमान में कहाँ पे स्थित है भाई? भीमबेटका सबसे फेमस है आपकी कहाँ पे? मध्य प्रदेश। बहुत आसान सा सवाल। एआई मिशन, ये सब खुलासा किया है कि ये सब क्या क्या है, प्रतिनिधित्व करने वाले माइटी द्वारा इसके स्टार्टअप का चयन किया गया। करंट अफेयर का प्योर क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम्म। भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76। आसान सवालों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में मानद पाल्मे डी और किसे मिलेगा? ये भी करंट अफेयर का, नो आइडिया भाई। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्षेत्र उष्ण उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट? पश्चिमी घाट पर बहुत ज्यादा वनस्पतियां हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप कहा जाता है। पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले पर्वत श्रृंखलाओं का सामूहिक समूह, हिमाचल पूर्वांचल ही कहा जाएगा ना, पूर्वांचल। हाँ, पूर्वांचल ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नामचा बरुआ चोटी कहाँ पे स्थित है भाई? नामचा बरुआ आप सभी को पता है, यहाँ पे क्या है? नामचा बरुआ है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं से ऐसे करके कौन आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है तीखा मोड़ लेते हुए। ऑप्शन ही नहीं आया तो अरुणाचल हिमालय। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के संदर्भ में हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धि क्या है? एफडीआई के लिए एक वैश्विक व्यापार समझौता की शुरुआत की गई है। एफडीआई अंतर्वाह दोगुना करके $500 बिलियन करना। एफडीआई केंद्रित अवसंरचना परियोजना का प्रारंभ। 2000 से संचय एफडीआई अंतर्वाह में $1 ट्रिलियन की उपलब्धि। हो सकता है भाई दुगना हो गया हो, अभी बहुत ज़्यादा एफडीआई आ रहा है तो शायद ऐसा हो गया हो, आई एम नॉट श्योर। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता है? किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति, ठीक है। एक सेकेंड। राज्यपाल, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है राज्यपाल के प्रति, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन जल जीवन मिशन का एक घटक है, प्रमुख घटक है? सिंचाई नहरों का निर्माण, प्रत्येक घर में पाइप्ड पानी उपलब्ध कराना, पाइप से हर घर जल, है ना, ये होना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण प्रणाली नहीं, नदी नेविगेशन। जल जीवन मिशन में तो यही होना चाहिए कि प्रत्येक घर को पाइप से पानी उपलब्ध किया जाए, कराया जाए। पीएम वीवीआई योजना को निम्नलिखित में से कौन संचालित कर रहा है? तो वीवीवाई को कौन संचालित कर रहा है भाई? भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर कोई नियामक है तो वो तो यही होना चाहिए ना, विकास प्राधिकरण। आई एम नॉट श्योर इसके बारे में, बाकी देख लेंगे ना। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तो बहुत आसान सवाल है, उनके पुनर्जन्म से संबंधित कथाएं होती हैं जातक कथाएं।
निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? पंजाब और हरियाणा से हुई है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पार्टेम का उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में किया जाता है। भले ही यह गन्ने की चीनी से लगभग 100 गुना मीठा होता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि खाना पकाने के समय यह स्थिर रहता है, मोनोमर है, स्वाद कड़वा, स्वाद तो मीठा बता दिया ना उसने, खाना पकाने के तापमान पर अस्थिर होता है। एक में स्थिर दे रखा है, एक में अस्थिर दे रखा है। पता नहीं भाई इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस यात्री ने मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया? किसने प्रणाली डाक प्रणाली के बारे में किसने बताया था? मध्यकाल में डाक प्रणाली, आई थिंक या तो इब्न बतूता होगा या बर्नियर होगा, है ना। इन दोनों ने काफ़ी इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात की है। तो हम जाते हैं इब्न बतूता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज़ का मेन एरिया जहाँ फाइल और प्रोग्राम को खोला या मैनेज किया जा सकता है, क्या कहलाता है? स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज़ का मेन एरिया जहाँ फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जा सकता है, क्या कहलाता है? बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, वॉलपेपर। डेस्कटॉप ही तो होता है मेन एरिया, फाइल प्रोग्राम खोला जा सकता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, जीके जी एस हमने ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया। कितने क्वेश्चन? 4 हमने छोड़ दिए, शायद ही करंट अफेयर वगैरह के होंगे। हाँ, करंट अफेयर का इनको स्किप ही कर देते हैं ना, क्योंकि आइडिया कुछ है नहीं, तो तुक्के रहने ही देते हैं, क्योंकि बीच बीच में हमने तुक्के लगा भी दिए हैं। ठीक है, तो मैथ्स अपना हो गया, रीजनिंग अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अभी भी हमारे पास 8 मिनट्स बाकी हैं, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो पेपर मेरे हिसाब से तो यार, अगर ऐसा पेपर आ रहा है तो भाई इसमें तो 85 तक आपका स्कोर होना चाहिए। बाकी जैसा मैंने सुना था कि बच्चे बता रहे हैं 80 तक भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के, उस हिसाब से तो शायद इन्होंने जीके जैसे बहुत इजी पेपर के क्वेश्चन दे दिए, बहुत इजी दे दिया। खैर, इसको सबमिट ही कर देते हैं ना। अब इसका सॉल्यूशन तो शायद ये लाइव टेस्ट तो नहीं है ना, तो शायद इसका सॉल्यूशन पड़ा होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन है क्या इसका यहाँ पे। कम ऑन यार, इतने इजी क्वेश्चन, इतने इजी पेपर में भी 88 मार्क्स कैसे आ सकते हैं यार? ज़्यादा आने चाहिए थे इसमें तो। हम्म ये तो गलत बात है भाई। हाँ भाई, सॉल्यूशन भी इसके यहाँ पे है, सॉल्यूशन भी हम देख सकते हैं, और हमने क्या गलती की है इसमें यार, इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? तो बहुत इजी पेपर था। हाँ यार, मैथ्स और रीजनिंग में तो देखो पूरे पूरे हैं। ठीक है, जीके में यार गलत हो गया मामला, जीके में कम है ना, 28। हालांकि यार 88 तो बहुत ज़्यादा मार्क्स है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने तो ऑलमोस्ट सारी सही किए हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत हुए होंगे मुश्किल से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 90 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, बट कोई नहीं। देखें भाई अब, यार 50,000 बच्चों ने इसको दे भी दिया ऑलरेडी। बताओ यार, मतलब मेरे को तो आज ही पता चला कि इन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 50,000 बच्चों ने दिया हुआ है, उसमें रैंक हमारी 817 मात्र। सॉरी, मात्र कह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा रैंक, यानी कि पेपर बहुत आसान था और बच्चों के मार्क्स आए हैं अच्छे खासे हैं। परसेंटाइल भी यार बहुत कम है, 99 तो प्लस होनी चाहिए ना, 99.5 प्लस होनी चाहिए। आप शुरुआत के 0.5% में होने चाहिए यार। इतना आसान पेपर होने के बाद भी अगर ऐसा है मामला तो गड़बड़ है भाई फिर। हालांकि अगर मार्क्स से देखा जाए तो मार्क्स काफ़ी है, 88 मार्क्स काफ़ी है ना। इतने पेपर में अगर आ गए तो यार हो जाना चाहिए, इतने में तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ दे रखा है इन्होंने, जो जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए। अब मैं ना आपको ये बताता हूँ कि आपको एनालाइज कैसे करना है इसको। ठीक है, ओ तेरी भाई, यहाँ तो टॉपर्स देख लो भाई 100 आउट ऑफ 100, 199। नहीं, अगर ऐसा है तो भाई चीता है तो। सॉल्यूशन देख लेते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको एनालाइज कैसे करना है ना। लास्ट टाइम में भी आप इसको नोट्स वगैरह भी बनाने हैं, और एनालाइज कैसे करना है ये चीज़ें देख लेते हैं ना। हर एक क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली देखना है। जिस हिंदी में कर देते हैं इसको, कोई नहीं। हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपरली देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट, अब जैसे इसमें बहुत आसान आसान सवाल थे तो सबको मत देखिए। जिस इसमें अब जैसे सबको मैं ऐसे ऐसे सेकंड थर्ड ऐसे करके चलूंगा, जिसमें मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है कि यार इसमें डाउट था या इसमें ऐसे था या वैसे था, उसका अच्छे से सॉल्यूशन देख के करना है। मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जी के जी इसमें आपको करना क्या है, देखो जैसे हमने कहा कि हमारा एक एक
पहले क्वेश्चन से लेके चलना है, हो सकता है किसी का तुक्का भी सही गया हो आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको पता था इसके बारे में, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है और आपको लगता है कि वो नहीं पता आपको, तो आप उसमें से नोट कर लीजिए इसको, है ना। ये जो यहाँ इन्फॉर्मेशन है अच्छे से इसमें से सबको पढ़ लीजिए और उसको नोट नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे ये है, अब इसमें क्या ही पढ़ना था, इतना आसान सवाल था। बाकी अगर इसमें यहाँ पे और दिया हुआ है कुछ आसान और कुछ अगर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, तो उसको लिख लेना एक आधा पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है, जीएस में स्पेशली सभी क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको जो जो हमारे गलत है। हॉर्स पावर इतने कितने की होती है भाई, हॉर्स पावर 746। लो भाई यहाँ पे ठीक गया वैसे, 84% लोगों ने सही किया इसको, यानी कि मेरे को ही नहीं पता था बस। मतलब यार इतनी गंदी कैसे हो सकती है हमारी साइंस। तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, लो इसमें ऑप्शन सी लगा देते तो सही हो जाता है यार। तो 18th हमारा गलत हुआ, 18th का सही आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जो जो हमारे गलत हुए उसका आंसर देख लेते हैं हम क्या। ओह शिट यार, इसमें भी गलत हो गया ये। 23 का क्या आंसर है, ओह ये भी गलत हो गया यार। तो क्या हमारे सही नहीं है यार जीके जी में, इस वजह से दिक्कत हो गई, 6 गलत कर दिया हमने, तो 1.5 नंबर तो यहीं से कट गया। अगर स्किप कर देते इनको तो भी हमारे 90 के अप्रॉक्स आ ही जाते हैं। क्या है, चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हमारा गलत हुआ है, नहीं 26 हमने स्किप किया, कौन सा इसका आंसर है सही, 4, ठीक है। और 28 हमने स्किप किया, इसका सही आंसर क्या है, 4। 32 का सही आंसर क्या है आप, ओह शिट ये भी गलत हुआ यार हमारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है भाई। 35 देखें क्या है इसका आंसर, कम ऑन ये भी गलत हो गया यार। चलो कोई नहीं। 38 देखें क्या है इसका, ये हमने स्किप ही कर दिया था ना। हाँ लग रहा था कि फर्स्ट और फोर्थ में से एक होगा, फोर्थ ही इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको डिटेल एनालिसिस करना है ना, अच्छे से एनालिसिस करना है। स्पेशली देखो मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसा सच कुछ था नहीं। जीके जी इसके हर एक क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, उसके बारे में देख लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट है। अभी सारा इतना सारा लिखना नहीं है आपको, ये कभी सारी रामायण लिख दो। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको कुछ लगती है तो इसमें से पॉइंट्स में ऐसे लिख लेना बस, है ना, नोट्स बना लेना लास्ट टाइम के, है ना। तो भाई ये था आज का मॉक टेस्ट हमारा। और अगर इसका एनालिटिक्स हम देख लेते हैं दोबारा से, तो मैं थोड़ा सा ठीक है, मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट रैंक अगर इतनी ज़्यादा है तो इट मीन्स कि भाई दिक्कत है, बच्चों को स्कोर अच्छा खासा आ रहा है बच्चों का, यानी, है ना। भाई ज़ीरो कैसे आ गया, ये कैसे हो गया भाई, क्या हो गया। तो भाई ये 55,000 बच्चों में से रैंक आपकी ये है। स्कोर ठीक है मतलब, बट पेपर आसान था, काफ़ी आसान था जीके जी। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत आसान आसान भी गलत हुए हैं, तो ठीक है। अगर इसमें भी 30 के अप्रॉक्स हो जाते, 2 क्वेश्चन और हो जाते, तो 90 के लपेट में स्कोर आया था, जो कि ठीक था। बट पेपर बहुत ओवरऑल बहुत ईजी है ना, इजी टू इजी कह सकते हैं, और इसको इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते आप। बहुत इजी पेपर था, इवन 40 से 45 मिनट का ही पेपर था, इससे ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं करने में, ठीक है। बाकी हमने देख लिया, अभी इससे पहले हमने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए कौन से सही हुए, और मैंने आपको बताया भी कि आपको इसका क्या करना है, डिटेल एनालिसिस करना है आपको इसका, ठीक है, अच्छे से, स्पेशली जीके जीएस का, है ना। लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे करंट अफेयर का इन्होंने पूछा हुआ है, वो क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो उनको नोट्स में लास्ट टाइम के जो है ना, इनके नोट्स बना लेना। ये जो सीरीज इनकी चल रही है ना, क्या है इस सीरीज का नाम, आरआरबी एनटीपीसी यूजी प्रैक्टिस सेट। तो ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना इनके, डेली हर प्रैक्टिस सेट आपको इनका ज़रूर से ज़रूर लगाना है। देखो 55,000 बच्चों ने लगा भी रखा है इसको, इट मीन्स कि बच्चों को जानकारी है और बच्चे लगातार एक्टिव भी हैं और लगा रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको आपको डेली लगाना है, डेली इन द सेंस जब भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है, तब इसको लगाएंगे। बाकी हम सॉल्यूशन इसको प्रोवाइड आपको कराई देंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ सॉल्यूशन दे भी रखे हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और किस में क्या क्या एरर हमने किया है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो चलो भाई ये था आज का मॉक टेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।